हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम। चलिए आइए आज बात करते हैं कि एसएससी जेईई की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो और 6 महीने में एसएससी जेईई के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि आज हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एसएससी जेईई का सिलेबस एंड पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। देन एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको जनरली स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। अगर आप इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझ गए तो आपके लिए एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। देन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, फिर रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देख लो, एक चीज समझो, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा रोल रिवीजन स्ट्रैटेजी प्ले करती है। अगर आपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट भी कर लिए ना और रिवीजन नहीं करा तब भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पर मैंने अलग से रिवीजन स्ट्रैटेजी को ऐड करा है। देन इसके बाद हम देखेंगे क्या क्या बेस्ट रिसोर्सेज हैं हमारे पास जिससे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाउ टू बी पंक्चुअल, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि हम प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर देते हैं मगर जैसे ही कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने गुजरते हैं हमारी एफिशिएंसी डाउन होने लगती है और एग्जाम से पहले ही हम क्विट कर देते हैं। तो क्विट नहीं करना है। अगर 6 महीने में एसएससी जेईई का बड़ा एग्जाम आपको क्रैक करना है तो आपको पंक्चुअल तो होना ही पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं ये सारी बातें करेंगे। एंड पॉइंट टू बी रिमेंबर, इन जनरल आपको कौन कौन से पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करना है, उसको हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं एसएससी जेईई के पैटर्न की। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है ये एग्जाम 2 पार्ट में होता है। पेपर 1, अगर आप बेटा पेपर 1 देखोगे तो आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ बेटा 50 मार्क्स का ये आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 50 होते हैं। और अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 50 देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स। जनरल इंजीनियरिंग की बात करूं, अच्छा ये अगर जनरल इंजीनियरिंग है तो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को मैकेनिकल तैयार करना है, सिविल के स्टूडेंट्स को सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर कवर करनी है। ठीक है, ये पूरा बेटा 100 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। इन जनरल अगर आप देखोगे तो आपको 2 घंटे देखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा कितने हैं, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट में सॉल्व करने हैं। ये जो रेशियो है ना ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। आप देख सकते हो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल पर आपको अपनी एक्यूरेसी दिखानी पड़ेगी, किस लेवल पर आपको जाके टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके आप 200 सवाल 120 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और चैलेंज है पेपर 1 में, निगेटिव मार्किंग का। 25% आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बेटा होती है। कोई भी क्वेश्चन गलत करोगे तो नंबर तो नहीं मिलेंगे, 25% जो आपने दूसरे क्वेश्चन से कमाए हैं वो भी आपके चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स हैं और यहाँ पर आपको 2 आवर्स देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ जो पेपर 2 है ये आप तभी दे पाओगे बेटा जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, ये बेटा प्योर इंजीनियरिंग है, 300 मार्क्स का यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा और 2 घंटे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये एक सब्जेक्टिव पेपर आपका होता है, जैसे कि आप सेमेस्टर्स में एग्जाम देते हो उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी एग्जाम देखने को मिलेगा। मगर सेमेस्टर में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो आप रट के भी चले जाओ, कहानियां लिख दो, आपको नंबर मिल जाते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, आपको यहाँ पर एक अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा। खास बात यह है सब्जेक्टिव पेपर है तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाली। इसी के साथ साथ अगर मैं सिलेबस की बात करूं बेटा तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस आपका ये है और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आप देख सकते हो जिसमें करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च वगैरह आपको पूछी जाती है। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही चीज है, पॉलिटी और जनरल पॉलिटी। इसी के साथ साथ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का बेटा अगर आप देखोगे तो जितना भी मैंने रेड मार्क करा है ये सारा का सारा ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैम आप सारे पूरे सिलेबस का डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज
वेटेज के बारे में डिस्कशन करो तो बेटा मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। इसी प्लेटफॉर्म पर आप जाओ, सब्जेक्ट वाइज वेटेज पर अगर आप जाओगे आपको पूरी एनालिसिस देखने को मिल जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, और 5 साल के पेपर की एनालिसिस भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पर स्किप करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एग्जाम एनालिसिस। जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, क्या आपने उसके पिछले ईयर्स के पेपर देखे हैं? क्या आपने उसका 2019 का, 2018 का, 2017 का पेपर एनालिसिस करा है? अगर नहीं करा है तो बेटा पहले 1 हफ्ता निकाल के आप पूरे एग्जाम के एनालिसिस करो। कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। आपने सब्जेक्ट भले ही अच्छे लेवल पर ना पढ़ा हो, मगर आपने डिप्लोमा करा है, आपने बीटेक करा है, आपको टॉपिक्स जरूर याद होंगे कि भाई फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे दिखते हैं। तो आप आसानी से जाके ये एनालाइज कर सकते हो कि किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस पर देना चाहिए। एक बार आपने एग्जाम की रूट को पकड़ लिया, एक बार आपने ये समझ लिया कि एग्जाम आपसे चाहता क्या है, फिर आपके लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम एनालिसिस मैंने सबसे ऊपर रखा है। दूसरा एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैम एसएससी जेईई की प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत एडवांस लेवल पर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। नहीं बेटा, एडवांस लेवल तो है ही नहीं, ना डिप्लोमा में है, ना बीटेक में है, ना किसी भी एग्जाम में। एडवांस लेवल तो कभी आता ही नहीं है। एडवांस लेवल तो आपको पीएचडी में मिलेगा, एडवांस लेवल तो आपको एमटेक में मिलेगा। यहाँ तो सिर्फ बेसिक नॉलेज पूछी जा रही है। मैम बेसिक नॉलेज तो हमारी भी स्ट्रांग है, पर हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो आपको लगता है ना कि आपकी बेसिक नॉलेज स्ट्रांग है, आपकी स्ट्रांग नहीं है। आपने जो भी कुछ पढ़ के रखा है वो सारी की सारी चीजें रट के रखी हैं। आपने कभी भी इंजीनियरिंग जो किसी भी सब्जेक्ट के पीछे की है उसको समझने की कोशिश नहीं करी। तो अगर आप अपने बेसिक्स को स्ट्रांग कर लोगे तो एसएससी जेईई क्या है, दुनिया का कोई भी एग्जाम आप फोड़ सकते हो, आसानी से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है। जैसे कि बेटा मैंने आपको दिखाया कि 200 सवाल आपको बनाने हैं। कितने मिनट में? 120 मिनट में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी एकदम जबरदस्त होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी एकदम जबरदस्त होनी चाहिए। मैम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे डेवलप होती है? बेटा प्रैक्टिस से। दुनिया की कोई भी चीज प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है। कार चलाना सीखना है, 15 दिन चला लो। स्कूटी चलाना सीखनी है, 10 दिन चला लो। खाना बनाना सीखना है, 1 महीने बना लो। तो हर चीज को सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसको करना शुरू कर दो। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव करनी है तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू कर दो। ठीक है, एंड एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एग्जाम की, वो है गुड टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि आप देख पा रहे हो 200 सवाल, 120 मिनट। इवन मेंस का भी एग्जाम देखोगे तो 6 मिनट में आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है, अगर आप एवरेज निकालो सारे क्वेश्चंस का। तो यहां पर अगर आपका टाइम मैनेजमेंट हिला हुआ है तो आप एग्जामिनेशन सेंटर में पूरे हिलने वाले हो, ट्रस्ट मी। अब मैम टाइम मैनेजमेंट कैसे इंप्रूव होगा? टाइम मैनेजमेंट बेटा एक दिन का खेल नहीं है। आपको डेली बेसिस पर कुछ चीजें ऐसी इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी टाइम मैनेजमेंट पर, उसमें जो पॉइंट्स दिए हैं कि अपने डेज को प्लान करो प्रॉपर तरीके से। इसी के साथ साथ टू डू लिस्ट बनाओ, अपने आप को टारगेट्स दो, रिवॉर्ड्स दो। ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो आपका टाइम मैनेज होने लगेगा। जब भी कभी आप क्वेश्चन लगा रहे हो, टाइमर लगाओ। आप टाइमर लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करो कि भाई 1 मिनट का एक क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, फिर उसी मिनट को हम 30 सेकंड कर देंगे, फिर हमारा टारगेट होगा 30 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है। इसी तरीके से जब दिन, हफ्ते, महीने गुजरते चले जाएंगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अब मेरा टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो गया। ठीक है, तो ये एग्जाम की बेटा रिक्वायरमेंट है। अगर आप इनको समझते हो, आपके बस की बात है तो ही आप प्रिपरेशन करो। अगर ये सारी चीजें आपके बस की बात नहीं है कि मैडम टाइम वाइम तो मेरे से नहीं मैनेज होता है और प्रॉब्लम वगैरह मैं सॉल्व करने में बोर हो जाता हूँ, बेसिक नॉलेज मेरी ठीक ठाक है, इसमें मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है इसको इंप्रूव करने की, और एनालिसिस में मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, तो बेटा इस रास्ते को छोड़ दो, कोई नया रास्ता पकड़ लो। ये रास्ते में आपकी मंजिल नहीं पड़ने वाली। ठीक है, आगे चलते हैं और अब बेटा बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की।
जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका पूरा सिलेबस 3 पार्ट में ब्रेक्ड है। पहला पार्ट है बेटा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, दूसरा आपका टेक्निकल का पोर्शन हो गया, और तीसरा आपका हो गया जनरल अवेयरनेस। इसको किस तरीके से कवर करा जाए, अगर आप पूरे सिलेबस को देखोगे, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर लो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मिनिमम 700 घंटा लगेगा आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में। मिनिमम 700 घंटा बेटा लगेगा आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में, ठीक है। तो अब ये 700 घंटा और 6 महीना आप कंपेयर करो और ये देखो कि हमें पर डे कितने आवर्स के लेक्चर्स देखने हैं ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो। और सिर्फ सिलेबस ही नहीं, हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो चलिए आइए एकदम जीरो से बात करते हैं। सपोज कर लो बेटा आप आज से, अभी से प्रिपरेशन का प्लान कर रहे हो, ठीक है। या ऐसा मान लो आप 1 मार्च से प्रिपरेशन का प्लान कर रहे हो और आप एकदम जीरो से शुरू करने वाले हो, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने घंटे हैं बेटा? 700 घंटे तो आपके पास ज्यादा हैं, मगर ये 700 घंटे बेटा सिलेबस के हैं, ये आपको देना ही देना। तो 6 महीने में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, 6 महीने में एसएससी जेईई का एग्जाम क्रैक करना है, फोड़ना है, तो एक चीज बेटा ध्यान रखो, आपको 8 घंटा पर डे पढ़ना पड़ेगा। 8 घंटे से कम नहीं चल सकता अगर 6 महीने में करना है। अगर साल भर में करना है इसको आधा कर लो, 4 घंटा कर लो। 2 साल में करना है तो आप 2 घंटा डेली पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो घंटे मैंने टाइम के साथ डिपेंड कराए हैं, टाइम कम है तो घंटे ज्यादा हैं, अगर आप ज्यादा टाइम ले लोगे तो यही घंटे कम हो जाएंगे। तो 6 महीने में क्रैक करने की एक ही स्ट्रैटेजी है, पर डे 8 आवर्स पढ़ना। मैम क्या 8 घंटा पूरा लेक्चर्स देखते रहना है? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप एक चीज समझो, जब शुरुआती दौर में आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, पहला सब्जेक्ट सपोज कर लो आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट 1, ठीक है ना, पहला सब्जेक्ट आप बेटा यहां पर पढ़ रहे हो, तो पहला सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे होगे उस समय पर आपके पास कोई भी रिवीजन का काम नहीं होगा, कोई भी प्रैक्टिस का काम बहुत ज्यादा नहीं होने वाला, ठीक है। रिवीजन प्रैक्टिस का काम कब बढ़ता है? जब हमारे 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो बेटा, पहले जो 2 महीना है, पहले जो फर्स्ट 2 मंथ हैं, बहुत ध्यान से समझो, फर्स्ट 2 मंथ्स हैं, इसमें आप क्या करो कि नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा यूज करो लेक्चर्स देखने में, क्योंकि 6 महीने में आप किताबों से नहीं पढ़ सकते, आपको कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई भी ज्वाइन कर सकते हो जो आपको पसंद आती है, जहां के फैकल्टी से आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सब जगह का कंटेंट अच्छा है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सारे फैकल्टी अच्छे हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले 2 महीना आप क्या करो, 6 आवर्स पर डे स्टडी पर दोगे। 6 आवर्स पर डे किसमें दोगे? सब्जेक्ट कंप्लीशन में। किसमें देने वाले हो बेटा? सब्जेक्ट कंप्लीशन में, ठीक है, सब्जेक्ट कंप्लीशन में। सब्जेक्ट कंप्लीशन का मतलब क्या है कि भैया 6 घंटे में हमने क्या करा, 4 घंटा टेक्निकल पढ़ा, 4 घंटा हमारा टेक्निकल चलेगा, फिर 1 घंटा हमारा जीएस चलेगा, और फिर 1 घंटा बेटा हमारा क्या चलेगा? रीजनिंग चलेगा, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। बात समझ आ रही है? तीनों पार्ट, ये जो सिलेबस के बेटा तीनों पार्ट है, ये एक साथ चलेंगे। 1 आवर आपको डेली, ठीक है, 1 आवर आपको डेली ये पढ़ना है, 4 आवर आपको डेली ये पढ़ना है, और इसी के साथ 1 आवर आपको डेली ये पढ़ना है, ठीक है। तो इनिशियल डेज में बेटा आप क्या कर रहे हो? 6 घंटा क्लासेस ले रहे हो। इससे पता है फायदा क्या होगा? हमें टोटल 700 घंटा पढ़ना है, हमको ये पता है हमारा फैकल्टी हमारे 700 घंटे कंज्यूम करने वाला है, हमारा फैकल्टी हमारे 700 घंटे कंज्यूम करने वाला है, सॉरी 700 घंटे, हाँ 700 घंटे कंज्यूम करने वाला है, और हमारे पास क्या है? सिर्फ 6 महीने हैं। तो अगर हम 700 घंटे में 400 घंटे अलग कर दें और 300 घंटे बेटा अलग कर दें, तो आप जानते हो अगर आप 6 घंटा पर डे पढ़ रहे हो, 6 घंटा बेटा पर डे पढ़ रहे हो, तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको कितने मंथ्स लगेंगे? देखो 40 है ना, तो आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, इसका कैलकुलेशन पूरा जबरदस्त तरीके से कर लो ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए। देखो भाई 400 घंटे पर डे 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो 66 डेज चाहिए। 66 डेज को मैं अप्रोक्सीमेटली कर देती हूं कितना? 2 मंथ्स। तो फायदा क्या होगा बेटा? शुरुआती दौर में आपके पास
रिवीजन का काम कम है, प्रैक्टिस का काम कम है, तो आप आसानी से बेटा शुरुआत के जो 2 महीने हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर देख के नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा, मैम आपने तो 8 घंटे का बनाया है, यहाँ पर देखो 8 घंटे का तो बनाया है, मगर 6 घंटे के बाद जो बचे हुए 2 घंटे होंगे, ध्यान से समझो, 6 घंटे के बाद जो बचे हुए 2 घंटे होंगे उसमें आप जो रनिंग सब्जेक्ट है, मतलब जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसी का ही रिवीजन करोगे, उसी का ही रिवीजन करोगे। कभी रिवीजन आपने क्वेश्चन से कर लिए, कभी रिवीजन आपने अपनी नोटबुक को रिवाइज करके कर लिया, और कभी रिवीजन आपने टेस्ट देके कर लिया। तो है स्लॉट 8 ही घंटे का, मगर 6 घंटे आपको अपने मास्टर को देने हैं, सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, नोट्स बनाने हैं, और बचे हुए 2 घंटे आपके सेल्फ स्टडी के हो गए फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स। अगर हम 6 मंथ्स की बात करें तो फर्स्ट 2 मंथ में आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब आप इस तरीके की एकदम स्ट्रिक्ट शेड्यूलिंग रखोगे तो शुरुआती 400 घंटे जो हैं वो आप बहुत तेजी से कंप्लीट कर लोगे। इसका मतलब है कि 6 महीने में जो पहले 2 महीने होंगे इसमें बहुत तेजी से सिलेबस कंप्लीट होगा, और फटाफट 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 जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं हम सब कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो बचे हुए 300 घंटे बेटा होंगे, इस 3 घंटे की हम स्पीड को स्लो कर देंगे। कैसे स्लो कर देंगे, देखो बेटा ध्यान से समझो। हमने क्या करा, 2 महीने दे दिए, अब हमारे पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं, और इस 4 महीने में हमें 300 घंटे कवर करने हैं, 300 आवर्स कवर करने हैं। तो अब आपकी 2 महीने के बाद शेड्यूलिंग क्या होगी, आप पढ़ोगे 3 आवर्स पर डे। 3 आवर्स पर डे, 3 आवर्स पर डे का मतलब क्या है, इतना टाइम आपका मास्टर कंज्यूम करेगा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, इतना टाइम आपका मास्टर कंप्लीट करेगा। पहले आपने अपने मास्टर को 6 घंटे दिए और ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब इतना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसको याद करने के लिए रिवीजन की जरूरत पड़ने वाली है, रिवीजन की जरूरत पड़ने वाली है। तो बेटा 2 महीने के बाद हमने मास्टर को दिया हुआ टाइम कम करा, अब हम क्या करेंगे, जो 5 घंटे हैं 8 घंटों में, इसमें हम बेटा क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हम बेटा क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं डेली बेसिस पर। डेली बेसिस पर हम 5 घंटा रिवीजन करेंगे और 3 घंटा नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जब आप 3 घंटा पढ़ोगे तो आप बेटा देख सकते हो, आप बेटा यहाँ पर देख सकते हो, आपको 300 घंटे कवर करने हैं। 3 घंटा डेली पढ़ रहे हो, 100 डेज लगेंगे, 100 डेज यहाँ पर लगेंगे। 100 डेज का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स, और अभी भी आपके पास कितना टाइम है, 4 महीना। तो आप यहां पर स्ट्रैटेजी समझ पा रहे हो कि कैसे हमने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करा। 700 घंटे का कोर्स, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करोगे 700 घंटे का कोर्स कवर करना है, मतलब 700 घंटे के आपको लेक्चर देखने हैं फैकल्टी के, उसी के साथ साथ आपको नोट्स भी बनाना है, सारी चीजें आपको करनी है। और 6 महीने का आपका प्लान है, 6 महीने का रोड मैप है, तो रिवीजन भी इसके बीच में ही करना है, प्रैक्टिस भी इसके बीच में ही करना है। तो हमने क्या करा, पहले 2 महीने ज्यादा ज्यादा लेक्चर्स देखे, ज्यादा ज्यादा क्लासेस देखी, सब्जेक्ट कंप्लीट करते गए, नोट्स बनाते गए, और 2-2 घंटा लगा के रिवीजन करते गए, और 2 महीने के बाद एकदम से मौसम बदल दिया। फिर क्या करा, फिर बस अब 3 घंटा फैकल्टी का साथ होगा, बाकी सारा का सारा हम प्रैक्टिस और रिवीजन में देंगे। किस पर, जो हमने नोट्स बनाए हैं क्लास देख देख के, बस इसी नोट्स की हेल्प से हम प्रैक्टिस रिवीजन करने वाले। अगर आपने ऐसा टाइट हेक्टिक शेड्यूल 8 घंटे पर डे सिर्फ अपनी जिंदगी के 6 महीने फॉलो कर लिया, आपका एसएससी का एग्जाम निकल जाएगा, गारंटी है इस बात। और आपको खुद दिख रहा है कि इसमें रिवीजन भी है, इसमें प्रैक्टिस भी है, और इसमें सब्जेक्ट कंप्लीशन भी है। ठीक है, इसी के साथ साथ बेटा एक चीज और ध्यान रखनी है, जब आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे होगे तो जितने भी हाईली वेटेड सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, जितने भी हाईली वेटेड सब्जेक्ट हैं वो सबसे पहले करने हैं। फिर उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, मीडियम वेटेज सब्जेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको क्या करने हैं, लो वेटेज सब्जेक्ट करने हैं। हमारे अशोका बैच में भी हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, पहले हाईली वेटेज सब्जेक्ट कंप्लीट कराते हैं, फिर मीडियम वेटेज, और फिर उसके बाद हम लो वेटेज सब्जेक्ट कंप्लीट कराते हैं, ताकि बच्चे का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पहले कंप्लीट हो जाए, हाईली वेटेज सब्जेक्ट पहले कंप्लीट हो जाए। और आप भी अपनी यही स्ट्रैटेजी यहां पर आजमाओ। ठीक है, तो हम बात करते हैं रिवीजन स्ट्रैटेजी की। जैसे कि आपने देखा कि 2 महीने के बाद जब हमारा शेड्यूल थोड़ा सा
क्लासेस हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो जो 2 महीने के बाद रिवीजन होगा, आप 5 घंटा पर डे रिवीजन करने वाले हो ऑब्वियसली, बट इसी के साथ साथ जो सैटरडे होगा इसमें स्पेशली आप क्या करोगे, 5 आवर्स की प्रैक्टिस करने वाले हो। ठीक है, 5 आवर्स की प्रैक्टिस करोगे लगातार। हो सकता है मंडे से लेकर फ्राइडे जो 5 घंटा आप यूज कर रहे हो, आप थ्योरी रिवीजन करो। आपने डिसाइड कर लिया कि भाई इस बार जो हफ्ता आ रहा है इसमें हम 2 सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट करेंगे, या हो सकता है 1 सब्जेक्ट का। तो जो आपने मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5 घंटा लगातार पढ़ के सब्जेक्ट कंप्लीट करा है, उसकी सैटरडे को बैठ के प्रैक्टिस करो। ठीक है, और फिर संडे को आपको क्या करना है, वही 5 घंटे एनालिसिस करनी है कि कौन सा क्वेश्चन बना था, चेक करो कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो हम बना पा रहे हैं। अगर बन रहा है वेरी गुड, जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा वहां पर क्या करो, आइडेंटिफाई करो मिस्टेक को। जब आप मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करोगे तब आपको पता चलेगा क्या हम थ्योरी मिस्टेक कर रहे हैं, थ्योरी मतलब कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हैं, क्या हम कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हैं कि हमको कोई टॉपिक तो पढ़ा दिया गया है बट उस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है बेटा, जो भी ऐसा क्वेश्चन लगाया टॉपिक ही इनकम्प्लीट था, वो टॉपिक ही क्या था, इनकम्प्लीट था। कुल मिला के आपको यहाँ पर जो भी मार्क्स आप लूज कर रहे हो, अगर 5 घंटा आप प्रैक्टिस करने बैठे, आपने सोचा आज 300 क्वेश्चन लगाऊंगा, 300 में आपने 200 क्वेश्चन खुद से लगा लिए, 100 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, तो आपको कारण जानना है। बस इतना सा मतलब है कहने का, कारण जानना है क्यों नहीं लगा। कंसेप्चुअल मिस्टेक है, टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर प्रेशर ज्यादा आ रहा है क्वेश्चन के टाइम पर, या फिर ऑन टाइम क्वेश्चन नहीं हो पाया इस वजह से छूट गया। जो भी रीजन हो उसको संडे को बैठ के पूरा आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो, नोटबुक में लिखो, और फिर से मंडे से लग जाओ रिवीजन में। और उसके साथ साथ जो भी कमियां आपको लगी अपने प्रैक्टिस और एनालिसिस में, उसको इंप्रूव करो अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते। 4 महीने तक यही करते रहो, 8 हफ्ते मिलेंगे। 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 महीने में कितने हो गए, 16 हफ्ते मिलेंगे, ना कि 8। तो 16 हफ्ते बेटा आपको यही काम करना है, कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन लेने से। बट पहले 2 महीना ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। रिसोर्सेज क्या होने चाहिए बेटा, देखो कोई ना कोई कोचिंग तो थ्योरी के लिए ज्वाइन करनी पड़ेगी। जितने भी बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, यूट्यूब में कुछ टॉपिक्स बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे पढ़ाए मगर पूरा सिलेबस किसी ने नहीं कराया। तो अगर आपको लगता है कि आप YouTube से बन जाओगे, YouTube से सिलेक्शन ले लोगे, आप नहीं ले पाओगे, अपना समय बर्बाद कर लोगे। समय कीमती है, 6 महीने की स्ट्रैटेजी बता रही हूं। तो कोई ना कोई कोचिंग जरूर ज्वाइन कर लो, जो भी आपके बजट में हो, जो भी आपको अच्छी लगे। प्रैक्टिस के लिए अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं तो सबसे पहले तो आपको SSC JEE के PYQs लगाने चाहिए। इसको लगाने के बाद एक सिमिलर एग्जाम है RRB JEE का, इसके PYQs बेटा आप लगाओ। और इसको लगाने के बाद अगर आप और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाना चाहते हो तो इंजीनियरिंग सर्विसेज IAS इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स की जो है प्रीलिम्स की बुक आती है, प्रीलिम्स की बुक्स आती है। कहीं कहीं पर आपको ESE भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसके बेटा आपको 2 वोल मिलेंगे, वोल 1 और वोल 2, दोनों वोल एक एक करके बेटा लगाओ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि इस बुक में जो सवाल हैं छोटे हैं, न्यूमेरिकल हैं, थ्योरेटिकल हैं, मजा आ जाएगा, कंसेप्ट बिल्डिंग में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। मगर पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, SSC JEE, कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फिर SSC JEE के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं, और हमें एग्जाम का पैटर्न भी समझ आ रहा है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट भी हम समझ पा रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आपको बेटा करना है। हाउ टू बी पंक्चुअल, कैसे भी किसी काम में हम पंक्चुअल रहे, लगातार 8 घंटा हमको 6 महीना पढ़ना है, किस तरीके से मैनेज होगा। तो बेटा देखो, आपको एक नया माइंडसेट तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अपने आज जो आप सोचते हो, आज जिस तरीके से चलते हो, उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ चेंजिंग प्रोसेस के लिए आप जा रहे हो। अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप खुद को बदल पाओ, तो आप हालातों को कभी बदल नहीं पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज, जो भी आपको कल करना है, जैसे आपने सोचा कि कल भाई ये वाले सब्जेक्ट का कंप्लीशन होगा, कल ये सब्जेक्ट हमको अपने मास्टर से पढ़ना है,
या 2 महीने के बाद आप सोच रहे हो कि कल भाई 3 घंटा हमें ये नया सब्जेक्ट पढ़ना है और 5 घंटा हमें ये थ्योरी ऑफ मशीन रिवाइज करना है, तो फिर उसकी प्लानिंग आपको नाइट में ही कर लेनी है, एडवांस में प्लान करो। सुबह उठ के एकदम कंफ्यूज मत बैठे रहोगे करना क्या है, अब चलो डिसाइड करते हैं। इतना डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ में मेंटेन करना पड़ेगा 6 महीने कि ये सारी चीजें आपकी बॉडी खुद कराएगी, ठीक है। इसी के साथ साथ टाइमर का यूज करो। अगर आप चीजें भूल रहे हो अलार्म लगाओ, क्वेश्चन देर देर से सॉल्व कर रहे हो टाइमर का यूज करो। जब टाइमर आपके सर पर चढ़ जाएगा ना, तब आप प्रेशर में जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे और प्रेशर बेरिंग कैपेसिटी भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। अंडरस्टैंड द वैल्यूज ऑफ मिनट। हम कहते हैं 2 बजे से पढ़ने बैठेंगे, 2 बज जाते हैं, हम कहते हैं अरे अभी जा रहे हैं ना, फिर 2:15 तक सीट पर बैठते हैं, 15 मिनट बाद फुल कंसंट्रेशन में पढ़ना शुरू करते हैं, 30 मिनट खराब। तो आपको मिनट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक एक मिनट जिंदगी का कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी जिंदगी के 30 मिनट बर्बाद कर रहे हो तो कोई दूसरा बच्चा वही 30 मिनट हार्डवर्क कर रहा है जो आपकी सीट ले जाएगा, ठीक है। तो आप वैल्यू करो, समय की वैल्यू करो, समय के महत्व को समझो, ठीक है। अपने आप को रिवॉर्ड्स दो। जैसे कि आपने कोई टारगेट पूरा कर लिया दिन का, तो फिर आपने बोला कि भाई अगर ये टारगेट मैं कंप्लीट कर लूंगा तो आज मैं मूवी देखने चला जाऊंगा, या फिर आपने बोला कि आज मैं दोस्तों से मिलने चला जाऊंगा, या आज मैं मैगी खा लूंगा अगर मैंने ये टारगेट कंप्लीट कर लिया। तो छोटे छोटे रिवॉर्ड्स अपने आप को दो, ठीक है। क्योंकि जब आप अपने आप को रिवॉर्ड्स देते हो यू विल फील हैप्पी। अपने लिए आप जूता खरीद के लाते हो खुशी होती है, घड़ी खरीद के लाते हो खुशी होती है। तो इसी तरीके से जिंदगी की बाकी चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, एज अ रिवॉर्ड उसको ऐड करो कि भाई मैं ये कर लूंगा तो फिर उसके बाद मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। इसी के साथ कल कभी नहीं आएगा, हमेशा ध्यान रखना। जो भी बच्चे ये सोचते हैं ना कि कल से करेंगे, आज जाने देते हैं कल करेंगे, आज भूल गए कल कर लेंगे, वो बच्चे हमेशा कल पर ही डिपेंड रहते हैं और उनका कल कभी आता ही नहीं। तो कोई भी चीज कल पर नहीं छोड़नी है, आज का टारगेट है तो आज ही खत्म होगा, कल का टारगेट है तो कल ही खत्म होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि एक बहुत बड़ी जंग के लिए आप खुद को तैयार कर रहे हो, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ पॉइंट्स याद रखो जो जनरली मैं देखती हूँ। ऑनलाइन अगर बच्चा पढ़ रहा है तो नोट्स नहीं बनाता है, फैकल्टी की पीडीएफ पर डिपेंड रहता है। पीडीएफ से कुछ नहीं होगा, बहुत बच्चे आए बहुत बच्चे चले गए, सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्यों नहीं? उनके पास नोट्स ही नहीं है, ठीक है। तो नोट्स मेकिंग बेटा कंपलसरी है। जब भी फैकल्टी का सेशन आप देख रहे हो आप अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि रिवीजन के लिए फिर नोट्स ही काम आएंगे, फिर फैकल्टी के सेशन पर आप वापस नहीं जा पाओगे। 700 घंटे का कोर्स दिखाया है, क्या 700 घंटे वापस से देख के रिवीजन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे? नोट से करोगे, ठीक है। और 5 घंटे का भी जो 2 महीने के बाद रिवीजन करना है वो भी इफेक्टिव तभी होगा जब आप नोट्स बनाओगे, ठीक है। इसी के साथ साथ प्रिपरेशन के टाइम पे ही देखो, ये जितने भी पॉइंट है अलग से नहीं है, उसी के साथ ऐड करने हैं, एनी हाउ आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पीड पर और एक्यूरेसी दोनों पर वर्क करते रहना है, दोनों पर वर्क करना है। टाइमर यूज करना पड़े यूज करिए, अलार्म लगाना पड़े लगाइए, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए ताकि आप क्या कर पाओ, अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव कर पाए, ठीक है। टारगेट करो बेटा कि 100 क्वेश्चन आप 1 घंटे में लगा पाओ, और पर वीक तो आप इसको कोशिश करो शुरुआती दौर में भी लगाने की। जैसे पहले 2 महीने जब आप तैयारी कर रहे हो, जब आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, उसमें भी कोशिश करो कि भाई बीच में कहीं कुछ 2-3 घंटा निकाल लिया, किसी दिन 8 की जगह 10 घंटे भी पढ़ लिया, ठीक है। और हमने क्या करा, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन लगा लिए। अगर आप पहले 2 महीने में हफ्ते में 1 बार भी कर रहे हो, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे जा रहे हो, ठीक है। इसी के साथ प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स एज सून एज द सब्जेक्ट इज कंप्लीटेड, ठीक है। कोशिश करो जैसे ही आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो तो सब्जेक्ट की समरी लिख दो, ठीक है। जैसे हम भी क्लास में करते हैं, हमारे अशोका बैच में सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ तो लास्ट में एक पेज खोला, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऐड कर लिए, उसमें हार्डली बेटा 10 मिनट लगेंगे। बट अगर आप रेड कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, पेन, पेपर, स्केल ये सब लेके बैठ जाओगे तो भाई नुमाइश में नहीं लगना है, एग्जीबिशन में नहीं लगना है। सबसे गंदे शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक सिंगल पेन से बनाओ, बस एक A4 शीट लो, फटाफट फटाफट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट उस पर लिख लो ताकि क्विक रिवीजन भी हम कर पाए। कहीं हम रास्ते में जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, या कोई दूसरे काम से अर्जेंट जाना पड़ गया तो आप अपने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेके शॉर्ट नोट से रिवीजन फटाफट कर पाओगे, ठीक है। यू कांट इग्नोर द रिवीजन ऑफ कंप्लीटेड सब्जेक्ट, इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई दी है। डेली प्रैक्टिस करो 10-20 क्वेश्चन। मेरे ख्याल से डेली प्रैक्टिस आप जब फैकल्टी के लेक्चर्स देखोगे तो उसके साथ ही हो जाएगी, क्योंकि फैकल्टी जब भी कोई चैप्टर या कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो वो आपको प्रैक्टिस जरूर कराते हैं, ठीक है।
तो ये कर लो। इन केस किसी टॉपिक में नहीं कराया किसी फैकल्टी ने, तो आपने एसएससी जेईई की बुक खोली, 10 क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड देख लिए कि भाई कैसे क्वेश्चन आए, तो क्या होगा ना, उस टॉपिक का एक पैटर्न बन जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये टॉपिक एग्जाम में आने कैसे वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्राई टू गिव टेस्ट पर वीक आफ्टर रिवीजन। ये टेस्ट वाला प्रोसेस भी बेटा आप 2 महीने बाद ही शुरू करना। पहले एक बार आपने ज्यादा टाइम देके सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, फिर जैसे ही रिवीजन शुरू होगा उसके साथ ही प्रैक्टिस चलेगी, उसके साथ ही आपके टेस्ट चलने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सारे टेस्ट आपको टाइम टू टाइम देते रहना है ताकि आपको अपने लेवल का पता लग सके। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट बेटा आप याद रखो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। होप सो आज जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, हेक्टिक है नो डाउट, मगर काम भी आप कोई छोटा मोटा नहीं करने जा रहे हो। ठीक है, जितना बड़ा काम है उतनी बड़ी मेहनत है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपके कोई दूसरे क्वेश्चन हो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से लेकर, टाइम मैनेजमेंट से लेकर, किसी भी चीज से लेकर, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। थैंक यू वेरी मच।